तालियां बजा दो जरा, माहौल को चेंज करना है थोड़ा सा, क्योंकि मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ सौरभ तो बहुत मस्त है, वीर रस के कवि है, बहुत अच्छे कवि है, देश की एक अंगार एक आवाज है। कुछ दिन पहले इनके मन में आया कि मैं कुछ वीर रस की बात करूं, तो ये अपने घर पे चले गए। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। अनामिका जी ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहनना। लेकिन अब ये वो नहीं रहे, अब इन्होंने अपना स्तर बढ़ा दिया बहुत बड़ा, और वो स्तर इतना है कि देश के 10 विशेष कवियों में इनका नाम है। बहुत अधिक समय हो गया है और ठंड भी बहुत है, और अनामिका जी को भी सुनेंगे, भोजन भी तैयारी कर। एक बार हाथ उठा के सौरभ भाई के लिए तालियां बजाएं जोरदार, सौरभ सुमन। बहुत बहुत आभार अनिल भैया का कि उन्होंने माइक मेरे को दे दिया। आपने बहुत अच्छा उनको सुना, अब वो हमारे बीच नहीं रहे, पढ़ के वो चले गए हैं। एक बार मैं चाहता हूँ तालियां से आप उनका अभिनंदन करें। मैं भी क्रम में हूँ, वो तमाम बातें हम लोग कर सकते हैं जो पूरी रात आप लोगों को हंसा सकती हैं, गुदगुदा सकती हैं, लेकिन जब सांप अपने बिल में जाता है ना, तो वो बिल्कुल सीधा चलता है, वो कहीं भी कैसे ही चलता हो। आज मैं मेरे बिल में हूँ, ये जितने लोग बैठे हैं सब कवि हैं, ये सब जानते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन है कि अगर मैं इस कविता के मंदिर में आया हूँ तो कुछ कविता के छंद, कुछ मुक्तक आपको सुनाऊं, ताकि आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दे सकें। मेरा मन है कि एक बार आप लोगों की तालियां आ जाए, मैं आरंभ करना चाहता हूँ। क्रम मेरे बाद अनामिका को सुनना है, उसके बाद आप लोगों को भोजन की तरफ भी जाना है। किशन लाल जी, अब आप बैठ जाएं। आप जब भी खड़े होते हो 2-3 सम्मान करा देते हैं आप। मुझे लगता है कि अभी भी बीच में आए हैं कि दूसरा रह गए। मैं पंक्तियां देता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि सौरभ तुम हास्य अच्छा कर सकते थे, तुम हास्य में क्यों नहीं लिखते? तुमने प्रेम विवाह किया है, प्रेम को जिया है, तुम प्रेम क्यों नहीं लिखते? क्या कारण है कि आक्रोश के तेवर की उस अभिव्यक्ति का पथ चुना जो कांटों से भरा हुआ है, जो लहू से भरा हुआ है? तब मैं एक बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं दोस्तों, कि जिस मुल्क में, जिस देश में केवल 10 आतंकवादी नावों के माध्यम से आए और हमारा इतना बड़ा सुरक्षा तंत्र, इतना बड़ा राष्ट्र, हमको उनसे युद्ध लड़ने के लिए 3 दिन का समय लग जाए। मुंबई कांड आप लोगों ने बहुत नजदीकी से देखा, एक एक बात दिखाई गई टीवी चैनलों पर, दिखाया गया कि कैसे हमारे वीरों के शव हमारी डोहरियों पर आ रहे थे और हमारे बड़े राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने उनके शवों पर जा रहे थे। मैं नमन करता हूं शहीद के पिता को, जिसने ये बात कहने की हिम्मत की कि जब तक मेरी डोहरी पर, मेरी देहरी पर मां भारती के बेटे का शव रखा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी राजनेता आकर मेरी इस डोहरी को गंदा करे। लेकिन शोभ का विषय है, अफसोस का विषय है कि मुख्यमंत्री जी पहुंचे वहां पर, उनसे पहले उनके कुत्ते गए थे। आप लोगों ने देखा होगा टीवी चैनलों पर, जब विरोध हुआ इस बात का, वो कुत्तों ने जाकर के जमीन सूंघी कि मंत्री जी अगले दिन आएंगे। मंत्री जी वहां गए तब मंत्री, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ कोई ना आए, तो मंत्री जी ने टीवी चैनलों के सामने आकर के ये कहा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक सिपाही की मृत्यु पर गया था, उसके यहाँ तो कोई कुत्ता भी कदम ना रखता अगर उसके यहाँ का कोई शहीद ना हुआ होता। जब ऐसी ओछी भाषा नेतृत्व बोलने लगे, जब 4 पंक्तियां मेरे मित्र कुमार पंकज की क्रांति धरा से पढ़ता हूं और वो मुझे बताएंगी कि मुझे रेलवे के ये तमाम अधिकारी बैठे हैं, ये कविता के मेरा पूरा का पूरा परिवार बैठा है, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विभाग आज भी कोई है तो वो रेलवे है, जो मेरे सामने यहाँ बैठा हुआ है। उनके सामने मैं कहने की हिम्मत करता हूं, पढ़ने की हिम्मत करता हूं, और आप लोगों की तालियां मुझे और बड़ा बनाएंगी। मुझे ये मैं निर्धारित करूंगा कि सौरभ सुमन को आपके बीच क्या और कितनी देर पढ़ना है। उन्होंने कहा कि ये बात खोद लेना जहन की दीवारों पर, माननीय मुख्यमंत्री जी अगला चुनाव आने दें, आपको हिंदुस्तान की जनता बता देगी कि कौन कुत्ता है और कौन शेर है। एक भी हाथ खाली ना रहे, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये बात खोद लेना जहन की दीवारों पर, खुद गर्ज सियासत की कमजरफ मीनारों पर, बेशक रहे अंधेरा उनकी कब्र पे, लेकिन कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजारों पर, कि कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजारों पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आक्रोश, ये जो आवाज आई, मैं चाहता हूं कि ये मेरा साथ दे ताकि
ताकि मैं आप लोगों के बीच उसी डेट के साथ पढ़ सकूं। मैं अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी गया था, शायद आप लोगों में कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने वो वाला किस्सा पढ़ा हो। मैंने वहां जाकर के अपना काव्य पाठ आरंभ करने से पहले कुछ जय घोष करवाए, कुछ जय नारे लगवाए थे वहां पर, मां भारती के सम्मान के जय घोष कराए। आप विश्वास मानना, वहां चंद लोग खड़े हुए और उन्होंने विरोध किया उन नारों का। मैं ये नहीं समझ पाया दोस्तों कि मैं हिंदुस्तान में खड़ा हूं या पाकिस्तान में खड़ा हूं। मेरे को एक बार आप लोग सूचित कर देना कि मैं कहां हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं आरंभ करना चाहता हूं। मंच समृद्ध है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। किशन जी, मैं बहुत बहुत आभार इसलिए नहीं व्यक्त करता क्योंकि आप पैसा कम देते हो। मैं इसलिए करता हूं कि रोज रात हम लोग उन लोगों के बीच में कविता पढ़ते हैं जो कविता का काव्य भी नहीं जानते। आज मैं अपनी कॉपी अपने कवि लोगों के बीच में जचवाने के लिए आया हूं। मुझे आशीर्वाद देना, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की। पिछली सरकार जब थी उस समय में 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। रातों रात फाइल सल्टा दी गई। सुबह न्यूज फ्लैश होती, आज हम लोगों ने अफजल को मार दिया, लटका दिया, आज हम लोगों ने कसाब को मार दिया, वो इतने बजे उठे थे, वो इतने बजे नहाए थे, उन्होंने इतने बजे नमाज अता की थी और इतने बजे झूल गए। मैं ये नहीं समझ पाया, जिस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, मुझे ये नहीं समझ में आया कि हम लोगों ने भगत सिंह को लटका दिया या किसी देशद्रोही को लटकाया है। मैंने एक बड़े नेताजी से पूछा, मैंने कहा सर आप लोग डिस्क्लोज क्यों नहीं करते कि फला तारीख को ये हम लोग इसको, इस आतंकवादी को सजाए मौत देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि सौरभ, अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे कि फला तारीख को इसको सजाए मौत दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी, तो लोग विद्रोह कर देंगे, कैंडल मार्च लेकर के निकलेंगे कि इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। सौरभ सुमन कहता है कि जिस दिन हम लोगों ने नपुंसकता के वस्त्र उतार दिए उस दिन पता चलेगा कि हिंदुस्तान क्या है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको लगे कि ये होना चाहिए हिंदुस्तान में, तब आप लोगों का समर्थन मांगता हूं कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांद में, अपना एक भी हाथ खाली रहे, कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। बहुत बहुत आभार। मेरे को बस ये जोश चाहिए आप लोगों का। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने अभी एक पोस्ट डाली, मुझे उसमें ये बोला गया कि आप तो देशद्रोही हैं। वो पोस्ट मैंने ये डाली थी, अभी हम लोग लगातार उन 4 लोगों की फांसी का वेट कर रहे हैं जिनके ऊपर हमारी बेटी का बलात्कार का और उसकी हत्या का बहुत बड़ा जुर्म साबित होता है। आज तक भी हमारे यहाँ आज भी सुबह एक प्रक्रिया चली, 1 तारीख को उनको फांसी दोबारा से दी गई थी, पहले 22 तारीख थी, अभी तक उनको लटकाया नहीं जा सका। मैं पूछता हूं कि फिर क्या कारण है कि हिंदुस्तान हैदराबाद को सही ना ठहराए। आप लोग बताएं कि वो जिन पुलिस वालों ने हाथ के हाथ उन लोगों के साथ वो कर दिया, वो गलत था क्या? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों का समर्थन मांगता हूं कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत। आपने इतने 9-10 साल हो गए, कितने साल हो गए इस घटना को घटे हुए, आज तक आप फांसी नहीं लटका पाए, तो हैदराबाद क्यों गलत है? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं आप लोगों के सामने। 7 साल हो गए। मैं उन 5 लोगों में से, हमारे यहाँ के तो एक बड़े मुख्यमंत्री जी दिल्ली में सिलाई मशीन दी साहब उसको, एक उनमें से 5 में से, और उसको 10,000 रुपए दिए और उसको सिलाई मशीन दे करके उसको कहा कि तुम अपना नया जीवन शुरू करो। वो खड़े हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान है जहां पर किसी आतंकवादी को भी न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने अपनी अदालतों के दरवाजे रात को 2:30 बजे तक खोले। ये हिंदुस्तान है जो न्याय दिलाना जानता है। लेकिन जब ऐसे लोग खड़े हो जाते तब वहां पर मुख्यमंत्री जी हमारे खड़े हुए, बोले इनको फांसी मत दीजिए, इनके भी परिवार हैं, इनकी फांसी रोक दो, इनकी फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दो। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों का समर्थन मांगता हूं कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी डाले किस नीति के अंतर्गत। भारत माँ का तन घायल है जिनके पहने दांतों से, उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। कुत्तों को घर में पाले, कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। और एक बात कहने की कोशिश करता हूं, मैं मुक्त तक आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। एक
मुक्तक और मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ताजा मुक्तक है, मैंने नया लिखा, अभी पिछले दिनों जी न्यूज़ पर मैंने इसको पढ़ा, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सुनिएगा। एक आवाज़ आती है हमारे यहाँ, एक बड़ा विद्यालय है दिल्ली में, वहाँ से आवाज़ आती है जब अफजल को लटकाया गया तब ये बात वहाँ से कही गई कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। वहाँ से ये आवाज़ आती है कि हम हिंदुस्तान को बांट देंगे, वहाँ से ये आवाज़ आती है कि आज़ादी चाहिए हम लोगों को। सौरभ सुमन उसको उत्तर देता है और आप लोगों को सही लगे कि ये उत्तर होना चाहिए, तब आप लोगों का मैं समर्थन मांगता हूँ, पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाने की हिम्मत करता हूँ कि शिक्षा के मंदिर से केवल अब उजियाला कल निकलेगा। किनके हाथों में सत्ता होनी चाहिए ये आप लोग निर्धारित करेंगे। मैं कभी किसी राजनीतिक किसी भी दल के पक्ष में नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे लगता है कि एक व्यक्ति देशभक्त है तो उसके समर्थन में खड़ा होना मैं मेरा गौरव समझता हूं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं आप लोगों के सामने कि शिक्षा के मंदिर से केवल अब उजियाला कल निकलेगा, शिक्षा के मंदिर से केवल अब उजियाला कल निकलेगा। कुएं को खोदे जाएंगे हम जब तक दूषित जल निकलेगा, कि कुएं को खोदे जाएंगे हम जब तक दूषित जल निकलेगा। आतंकों के अंडों से पैदा नस्लें, ये सुन लेना कि आतंकों के अंडों से पैदा नस्लें, ये सुन ले अब हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफसल निकलेगा। हर घर में घुसकर मारेंगे, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफसल निकलेगा। और चार पंक्तियां देता हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं, झारखंड में खड़ा होकर के कविता पढ़ता हूं। मैंने मेरे प्रदेश में कुछ परिवर्तन महसूस किए। उतार दीजिएगा कोई भी राजनीतिक चोला अगर आप लोगों ने ओढ़ा हुआ हो। मैं देशभक्त हूं, देशभक्ति की बात करता हूं। थोड़ी देर के लिए तमाम चोले उतार देना, मैं व्यक्ति विशेष की बात करने की हिम्मत और कोशिश करता हूं। ये इन मुक्तकों की श्रेणी का आखिरी मुक्तक मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, पंक्तियां देता हूं, सुनना। मैंने मेरे उत्तर प्रदेश में देखा, पहले हम लोग मूवीज देखने जाते थे टॉकीज में, आप लोग भी जाते होंगे मूवी मॉल्स में, राष्ट्रगान बजता था, हम लोग उसके सम्मान में खड़े होते थे और कुछ लोग वहां पर बैठ करके हंसते थे, देखो देशभक्त खड़ा हो गया, देखो राष्ट्रभक्ति खड़ी हो गई। हम लोग खड़े होते थे और केवल किलस करके वापस आ जाया करते थे। जब देखते थे कि अपमान हो रहा है हमारे देश का, उसके बाद भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे उन लोगों के सामने। आज हमारे मुख्यमंत्री ने जगह जगह कैमरे लगवा दिए हैं और वो ये कहता है कि अब हिम्मत है तो मां भारती का अपमान करके दिखाओ, मैं उत्तर दूंगा। ये परिवर्तन देखे हम लोगों। इस समय सबसे बड़ा नासूर अगर हिंदुस्तान का कोई है तो वो कश्मीर है, जहां पर हम लोगों के साथ क्या क्या होता है वो सब आप लोग देखते हैं। वहां पर दोबारा स्थापना की आवश्यकता है और वो स्थापना किसके माध्यम से हो सकती है, वो चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों को लगे मैं फिर बोल रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए दुशाले उतार देना किसी भी राजनीतिक दल के, लेकिन अगर शेर बदतमीजी करे तो उसके लिए आवश्यक है कि मास्टर का हंटर तेज होना चाहिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों को निर्धारित करेंगे चार पंक्तियां कि आप लोगों के बीच मुझे और कितनी देर रहना है। कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कफ्फों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वास मानिए ये कविता का युग जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं नमन करता हूं आप लोगों को। ये अधिकारी लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनकी राष्ट्रभक्ति को नमन करता हूं। यदि आप लोग समय दें तो एक कविता का मेरा मन है आप लोगों तक सुनाने। मैं सुना लेता हूं। मैं भूमिका इसलिए इसकी लंबी नहीं बना रहा क्योंकि अनामिका को भी आप लोगों को सुनना है। और विश्वास मानिए ये मैं जानता हूं कि हम सब जितने भी कवि यहाँ पर अभी मंच पर थे या जो भी कुछ हो रहा था, वो सब ऐसा है जैसे आप सब्जी मंडी में जाओ ओरिजिनल सब्जी खरीदने के लिए और धनिया साथ में मिल जाता है। हम तो धनिये में लाए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, जो कविता मुझे पसंद है मैं वो कविता आप लोगों के सामने रखता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब पिछली बार मैं आया था मेरे ख्याल से 1 या 2 साल हो गए, कब हम लोग दिल्ली में हम लोग मिले थे, मैंने वहाँ पर नेताजी सुभाष मेरी प्रतिनिधि रचना है वो पढ़ी थी। लेकिन मेरा 2 साल हो गए, मेरा मन ये है कि मैं मेरी नई कविता है इतिहास, भारत का इतिहास, वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूं। एक बार आप लोग मुझे अपना स्नेह दे दें, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। टीवी में, फिल्मों में जो हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की जाती है, ये कविता उसका विरोध करती है और आप लोगों के सामने पढ़ने की हिम्मत करता हूं। कवियों के बीच में पढ़ रहा हूं,
तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ त्रुटियां हो जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूं और आप लोग उसको पकड़ लें। तो मुझे सूचित करना कि सौरभ, कल जब तुम कवियों का प्रतिनिधित्व किसी मंच से करो तो ये त्रुटि इसके अंदर से हटा देना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, कॉपी जचवाता हूं आप लोगों के सामने। बड़े कवि बैठे हैं, मैं पंक्तियां देता हूं, सुनिए। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का, कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। एक टीवी सीरियल शुरू हुआ सर, पृथ्वीराज चौहान, मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि सौरभ ये सीरियल जरूर देखना, इसमें कुछ अच्छा दिखाएंगे। मैंने भी उसको देखा। अतिरिक्त है, सही बात बता रहा हूँ। उनके अंदर तो अगर कोई देश वंदे मातरम कहते तो बाहर आ जाते हैं, तो उन्हीं का ब्लड है सर ये। तो मैंने वो देखा वो सीरियल, और शोभ के साथ कहता हूँ कि वो सीरियल खत्म हो गया, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि दिखाना क्या चाहते थे। कौन थे वो पृथ्वीराज, कौन थे वो बाजीराव जिनको मस्तानी के इश्क में मारते हुए देखा गया। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों के अंदर अगर ज्वार भाटा फूटे तो मैं चाहता हूं कि उसकी प्रतिक्रिया आप लोगों की क्रोध की तालियों में मुझ तक पहुंचे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव सा चीता था। कि अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव सा चीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया। पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलो का आदमी खड़ा करके हम लोगों से कहा गया कि इसे महाराणा प्रताप मान लो। महाराणा प्रताप की असलियत जाननी थी तो आज भी एक बार आप लोग उदयपुर के राजमहल में चले जाना। वहां पर उनके वसन रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं। जिन कपड़ों को पहन करके महाराणा युद्ध मैदान में उतरते थे वो 210 किलोग्राम के थे। बछड़े को खड़ा करके कहते हो शेर मान ले। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं आप लोगों तक पहुंच जाए कि पृथ्वीराज के पंक्तियां देता हूं आप लोगों तक पहुंच जाए कि उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया। पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, मैंने भी पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन कहीं अगर अंतस में कोई चोट लगती है तो उसका बयान करना, उसको बात पहुंचाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। मैं बात कहने की हिम्मत करता हूं, आप लोग सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। ये कहा गया कि इतिहास में हिंदुस्तान के अगर प्रेम की सबसे बड़ी कोई प्रतिमूर्ति मिलती है तो वो शाहजहां है, जिसने मुमताज के प्रेम में ताजमहल खड़ा कर दिया। मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में कविता पढ़ने के लिए आया हूं दोस्तों। आप लोग मुझे बताना कि किसी पति की हत्या करके उसकी पत्नी को अपनी तीसरी बेगम बनाया जाए, उसके साथ बलात्कार किया जाए और उसकी 14वीं डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, इसे अगर आप लोग प्रेम कहते हैं तो फिर वासना किसे कहेंगे? इसका उत्तर दें। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, निर्धारित
उदाहरण आप लोग करना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वैसी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे। जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। और इस कविता को आगे बढ़ाने की हिम्मत करता हूं, आप लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं, बात पहुंच जाए कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। ये नहीं पढ़ाया जाता, पंक्तियां देता हूं कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक उनने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में तुर्क की भांति अड़ते थे, कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में तुर्क की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे, कि शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। शीश भले, और पंक्तियां देता हूं सुनना, कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। कवियों के बीच में खड़ा हूं, मैं नहीं पूछता अधिकारियों से, डेफिनेटली कोई अधिकारी नहीं जानता होगा हाड़ी रानी के लिए, लेकिन जितने कवि हैं एक बार मुझे हाथ उठा करके बताना जो जानता हो इस कहानी को, हाड़ी रानी। पूरे सदन में 2 या 3 लोग, इसमें आपका दोष नहीं है सर, आप लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि हमें बताया नहीं गया। हम लोगों को तो केवल ये बताया गया कि अगर दिल्ली जाने की कोई मेन सड़क होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए जिसका नाम औरंगजेब रोड हो, ये हम लोगों को पढ़ाया गया। पूरा का पूरा इतिहास मुगलीकरण कर दिया गया। मैं विरोध करता हूं इस बात का, और मैं कल जाकर के इंटरनेट खोलना और उस पर लिखना हाड़ी रानी की कहानी, शायद आप लोगों को पता चले कौन थी। केवल 3 दिन हुए विवाह को, राणा रतन सिंह के विवाह को महारानी हाड़ी के साथ। तीसरे दिन उनको ये निमंत्रण आया कि आपको युद्ध के लिए जाना है। सुनिए मैम, सुगंधा जी सुनिएगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप वीडियो किसी और का बना रहे हो। थैंक यू थैंक यू। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा, ये उपलब्धि है मेरी कविता की। नहीं, जब तानसेन सुर साधते थे तो हिरण आते थे। मैं पंक्तियां पढ़ता, सुनिए। वो कौन थी हाड़ी रानी? जाकर के एक बार इंटरनेट पे आप लोग सर्च करेंगे तो पता चलेगा। 3 दिन हुए महाराणा के विवाह को और निमंत्रण आया कि युद्ध मैदान में आ जाओ। वो युद्ध मैदान में जाना नहीं चाहते थे। रानी ने कहा कि नहीं नाथ, अगर नहीं गए तो आप युद्ध, हम लोग हार जाएंगे। वो पहुंचे युद्ध क्षेत्र में, पहले दिन का युद्ध लड़ा और रात के पहर में अपनी प्रेमिका को, अपनी रानी को उन्होंने एक पत्र लिखा। बोले मैं हूं तो युद्ध मैदान में, लेकिन मेरा मन अभी भी तुम्हारे साथ है। मैं वो करवटें, वो सलवटें भूल नहीं पा रहा, वो समय भूल नहीं पा रहा जो मैंने तुम्हारे साथ व्यतीत किया है। मैं जल्दी लौटूंगा। ये पत्रवाहक लेकर के पत्र जब महारानी के पास गया और उन्होंने वो पत्र पढ़ा तो आंसू निकल आए। मैं भावुक होता हूँ इस बात को सोचते हुए, आंसू निकल आए। और उन्होंने पत्रवाहक को कहा कि मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ, जाकर के महाराज को दे देना कि महारानी ने ये उपहार भेजा है। और ये कह करके उन्होंने अपना शीश उतार करके दे दिया। इससे बड़ा बलिदान हिंदुस्तानी को नहीं। राणा रतन सिंह ने वो शीश उनके केशों से अपने गले में बांधा और फिर अगले दिन का युद्ध लड़ा। ये था हमारा इतिहास जो कभी नहीं पढ़ाया गया। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का, कि शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का। गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कि गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का। कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का, कि कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का। कहीं मिलता
है ऐसा प्रमाण, बोलो मुंह बोली माई का, जिसकी आंखों में स्वामी भक्ति की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्ति की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो, कि अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो। और इस कविता का अंतिम बंद देता हूं, जिसके कारण मैंने एक कविता लिखी। चित्तौड़गढ़ में एक कवि सम्मेलन में गया था। अगले दिन परिवार था उनका, महाराणा का, वहां पर। अगले दिन मैंने उनसे कहा, निवेदन किया कि सर मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ, चित्तौड़ का गढ़, चित्तौड़ का किला। उनके साथ मैं गया और वो दृश्य भी देखे जो आम पब्लिक को नहीं दिखाए जाते। मैं गया उनके साथ और मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे को वो स्थान दिखाएं जहां जौहर हुआ था। जब वो लेकर के मुझे वहां गए, गार्डन बना दिया गया वहां पर, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूं वहां पर। उन्होंने ये बताया कि सौरभ जी, आज भी अगर बरसात हो जाती है तेज और यहाँ पर पानी भर जाता है तो नीचे से हड्डियां ऊपर आ जाती हैं। वो 16,000 रानियों ने एक साथ प्राणों की आहुति दी। शायद हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में इससे बड़ा एक साथ किसी ने कोई बलिदान ना दिया हो। उस बलिदान को आंखों में लेकर के आना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं आप लोगों के सामने। किस किस ने वो पिक्चर देखी एक बार पद्मावत मुझे हाथ उठा करके बताएं। सारी कहानी सब लोग जानते हैं, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं आप लोगों के सामने रखता हूं। ये मेरी कविता की वो पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। हम लोगों से कहा गया कि सबसे बड़ा प्रमाण इतिहास में प्रेम का वो है जो मुगलों ने स्थापित किया, ताजमहल। हिंदुस्तान में प्रेम का अगर सबसे बड़ा कोई प्रमाण है तो वो हमारे भगवान राम हैं, जिन्होंने समुद्र के ऊपर पत्थर तैरा करके मां सीता का वापसी का व्यवस्था की थी। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, मैं बताता हूं कि प्रेम क्या होता है। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी वो सती थी। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी वो सती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। कि गोरा बादल का देश, चारों तरफ से चित्तौड़गढ़ घेर लिया गया। ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। हमारे बच्चे भूख से मरने लगे, लेकिन हमारे राणाओं ने घुटने नहीं टेके। महारानी को पूरा जीवन काल बीत गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया, लेकिन खिलजी एक बार भी साक्षात देख नहीं सका। मैं वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, अंतिम पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेना चाहता हूं। आप ताली नहीं बजा रहे। मैंने आपकी उन कविताओं पे भी बजाई थी जो मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। मैं मेरठ से आऊं, इस पे मेरा ही अधिकार है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। नहीं आप रहने दो। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। खिलजी ने चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। चारों तरफ से घेर लिया गया गढ़। कि खिलजी ने चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। खिलजी ने चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। कि लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। कि इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। शौर्यशील क्या होता है जौहर? एक बार मोमबत्ती के ऊपर 2 मिनट हाथ रख करके देख लेना, आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि जीवित अवस्था में मृत्यु का वर्ण करना, वो भी अग्नि के साथ, कितना कष्टकारी होता है। 16,000 रानियों ने एक साथ एक बात कहने की हिम्मत कोशिश करता हूं। इतिहास में मां पद्मावती के सौंदर्य से ज्यादा बड़े सौंदर्य का आज तक वर्णन ही नहीं हुआ। वो सौंदर्य जिसकी केवल बात खिलजी ने सुनी,
उसने तो देखा भी नहीं कि थी कैसी, और इतना बड़ा युद्ध हो गया। उस सौंदर्य के साथ हमारी माँ ने क्या किया, वो अंतिम पंक्तियां देकर के स्थान लेना चाहता हूँ। पंक्तियां देता हूँ, सुनना। मैं पंक्तियां आखिरी देता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कि खिलजी ने चिड़चित तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए, लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई, शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई, शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पे थूक के तन तपती लपटों में जला दिया, कि खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा, कि पूजा की थाली का प्रसाद, पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ के निर्मित अब इतिहास नहीं होगा, कि बुनियादों पे बहुत मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं कि मेरा कवि परिवार खड़ा हुआ है और आशीर्वाद दे रहा है।